हमारी आज की वीडियो का लेक्चर है मास ऑफ अर्थ। मेक श्योर हमने इससे पहले ग्रेविटेशनल लॉ इन डिटेल पढ़ा है। ये एग्जाम के अंदर एज अ डेरिवेशन आएगी। क्लास 9th चैप्टर नंबर 6 ग्रेविटेशन, टॉपिक नंबर 2 मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसकी एक सिंपल सी डेरिवेशन है। अब डेरिवेशन समझने से पहले हमने ये फिगर समझनी होगी। ये हमारे पास एक रेड जो सर्किल बना हुआ है, ये आपके पास मास है, इसे हम कहेंगे मास। और उसके ऊपर एक छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये कोई सा भी सिंपल मास हो सकता है। मतलब ये मास ऑफ अर्थ और उसके ऊपर रखा हुआ कोई सा भी छोटा मास। मतलब मैं जमीन पे खड़ा हूं तो जो मेरा मास होगा ये m1 होगा और अर्थ का मास जो होगा वो me होगा। ये मेरी बॉडी हो सकती है, आपकी बॉडी हो सकती है, ये लगा हुआ कैमरा हो सकता है, आपके हाथ में पड़ी हुई पेन, रजिस्टर, कार, बाइक, ट्री, इवन कोई भी चीज आप कंसीडर करें जो कि अर्थ के ऊपर पड़ी हुई है, सरफेस पर पड़ी हुई है, वो होगी m1, जिसे हम लिखा करेंगे m। और दूसरा जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा m2, जिसे हम कहेंगे me, मास ऑफ अर्थ। और इन दोनों बॉडीज के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी re, रेडियस ऑफ अर्थ। अब ये कैसे? ये दोनों ऑब्जेक्ट का सरफेस तो आपस में टच है, बीच में कोई डिस्टेंस अपीयर तो नहीं हो रहा, पर हमें ग्रेविटेशनल लॉ से एक बात जरूर पता है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेंटर से लिया जाता है, सरफेस से नहीं लिया जाता। तो ये अर्थ है, अर्थ के सेंटर से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी रेडियस ऑफ अर्थ। अगर ये सर्किल होता तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस होता रेडियस। अगर ये मून होता तो ये होता रेडियस ऑफ मून। अगर ये जुपिटर होता तो ये होता रेडियस ऑफ जुपिटर। अगर ये मून होता तो ये होता रेडियस ऑफ मून। और अगर ये सन होता तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस रेडियस ऑफ सन होता। पर आज तो हमारे पास अर्थ है, तो इसीलिए हम कहेंगे सेंटर से लेकर अर्थ के सरफेस तक का जो डिस्टेंस है दैट इज re, रेडियस ऑफ अर्थ। अब मैं इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन पढ़ता हूं कि कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m। आप कंसीडर करें एक बॉडी जिसका मास m है, छोटो m, स्मॉल m। वो ऑब्जेक्ट अर्थ पे रखा हुआ है और अर्थ का जो मास है वो है me, बड़ो मास, कैपिटल मास me। तो हमारे पास दो मास है, छोटो मास एंड बड़ो मास। छोटो मास मीन कोई किसी भी ऑब्जेक्ट का मास एंड बड़ो मास मीन मास ऑफ अर्थ, m and me। Let me be the mass of earth and re be the radius, re be the distance between these two bodies by the law of gravitation forces between the body। अब हमारे पास दो बॉडीज हैं। हमारा टॉपिक था मास ऑफ अर्थ। सर्किल बनाए, एक को लिखें अर्थ, उसके ऊपर छोटा सा मास लगाएं, उसे कहें सिंपल मास। दोनों के बीच का डिस्टेंस re, रेडियस ऑफ अर्थ। m1 मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, m2 मास ऑफ द अर्थ। दोनों बॉडीज के बीच का डिस्टेंस re, रेडियस ऑफ अर्थ। जब भी हमें दो मासेस दिखेंगे हम हमेशा एक ही फॉर्मूला लगाएंगे, ग्रेविटेशनल लॉ, F इज इक्वल टू G, कैपिटल G, m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। सबसे पहले क्या करना है? डिस्क्रिप्शन लिखनी है, फिगर बनानी है, ये वाला लॉ लगाना है। ये लॉ क्यों लगाना है? जब भी दो बॉडीज हमें दिखेंगी यही लॉ एप्लीकेबल होगा। जब भी हमें दो मासेस दिखेंगे यही लॉ उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो F को सेम लिखें, कैपिटल G को सेम लिखें, m1 की जगह m रखें, m2 की जगह me रखें और r की जगह re मीन रेडियस ऑफ अर्थ रखें। F को रिप्लेस करें W के साथ, W मतलब वेट। क्यों? क्योंकि वेट भी एक किस्म की फोर्स है, वेट भी एक किस्म की फोर्स है, तो इस फोर्स को वेट के साथ रिप्लेस करें। ठीक है सर, रिप्लेस तो कर लिया, पर अभी भी बात कुछ हजम नहीं हो रही, जज नहीं हो रही बात। थोड़ा सा और समझाते हैं। मैं अर्थ पे खड़ा हूं, मैं अर्थ पे कितनी फोर्स लगा रहा हूं? सर जितना आपका वेट होगा आप उतनी फोर्स लगा रहे हैं। ये मोबाइल अगर अर्थ पे रख दे, ये कैमरा अगर अर्थ पे रख दें तो ये कितनी फोर्स लगाएगा अर्थ पर? जितना इसका वेट होगा उतनी फोर्स लगाएगा। आप अभी डेस्क पे बैठे हुए हैं, चेयर पे बैठे हुए हैं, सोफा पे बैठे हुए हैं, बेड पे बैठे हुए हैं,
कहीं पर भी बैठे हुए हैं जमीन पर, आप कहीं पर भी बैठे हुए हैं, उस ऑब्जेक्ट पर आप कितनी फोर्स लगा रहे हैं, जितना आपका वेट है उतनी फोर्स लगा रहे हैं आप। तो ये ऑब्जेक्ट भी अर्थ पर कितनी फोर्स लगा रहा है, जितना इसका वेट है उतनी फोर्स लगा रहा है। तो कहने का मतलब है इस फोर्स को हमने रिप्लेस किया वेट के साथ कि ये ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है, जितना इसका वेट है उतनी फोर्स लगा रहा है। वेट को रिप्लेस करें mg के साथ, W इज इक्वल टू mg, वेट बराबर होता है मास और ग्रेविटी के। अब यहां पे क्या होगा, ये मास और ये मास दोनों आपस में कैंसिल, मास मास आपस में मर जाएंगे, जो बचेगा आपके पास g, फिर आपके पास बचेगा कैपिटल G, me एंड रेडियस ऑफ अर्थ। ये फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज पुट की, F को रिप्लेस किया W के साथ, W बराबर होता है mg के साथ, m कैंसिल, बाकी जो आपके पास बचेगा ये फार्मूला होगा। इसको आपने नोट करना है, ये ग्रेविटी का फार्मूला है। क्या होता है ग्रेविटी का फार्मूला, एमसीक्यूज में आ गया तो सर ग्रेविटी का फार्मूला होता है GME डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। हमारे टीचर हमें पढ़ाया करते थे कि G का फार्मूला याद रखना, आप ऐसे याद रखें GME डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो फिर बच्चे ने कहा कि सर अगर हमें फार्मूला भूल गया तो हम ये याद रख लेंगे कि F इज इक्वल टू GME डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। याद रखना, एमसीक्यूज में आ सकता है। पर हमारा टॉपिक तो ये था ही नहीं, हमारा टॉपिक तो था मास ऑफ अर्थ। तो ठीक है, मास ऑफ अर्थ को सब्जेक्ट बनाएं, RE स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई, कैपिटल G यहां मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहां पे आके डिवाइड हो जाएगा। अब मास ऑफ अर्थ का सब्जेक्ट हमने बनाया, मास ऑफ अर्थ हमें फॉर्मूले के हिसाब से तो मिल गया कि क्या है, शफल करें, शफल, मास ऑफ अर्थ, ग्रेविटी, रेडियस ऑफ अर्थ, कैपिटल G। ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8, रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6.38 मल्टीप्लाई 10 पावर 6, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.673 10 पावर -11। अब ये सारी वैल्यूज इस फार्मूला में पुट करनी है। आपको पता है, नहीं पता तो सुन लें, याद रख लें, ये सारी वैल्यूज इस फार्मूला में पुट करें और यहां एक सेंटेंस लिखें, आफ्टर पुटिंग वैल्यूज पुट करने के बाद जो मास ऑफ अर्थ की वैल्यू आएगी दैट विल बी 5.98 10 पावर 24। राउंड ऑफ करेंगे आपके पास आंसर आएगा 6 मल्टीप्लाई 10 पावर 24। मास का यूनिट केजी तो हम लगाएंगे केजी। कोई फार्मूला पूछे इस टॉपिक से, क्या पढ़ा, ग्रेविटी का फार्मूला पढ़ा, क्या होता है GME डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, मास ऑफ अर्थ का फार्मूला क्या पढ़ा, GRE स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल G। जी मास ऑफ अर्थ कितना होता है 5.98 10 पावर 24। जी राउंड ऑफ करके बताएं 6 मल्टीप्लाई 10 पावर 24। तो ये तो हुआ मास ऑफ अर्थ का पूरा टॉपिक। ये जनरल टर्म्स हैं, आपको पता होनी चाहिए। हमेशा जो मैं लेक्चर पढ़ाता हूं, न्यू लेक्चर, तो मैं चाहता हूं, मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कोई नया पॉइंट मिले। ये नया पॉइंट है, सुन लें, याद रखें, कोई नहीं बताएगा, तवज्जो से इसको याद रखिएगा। कितने किस्म के मासेज होते हैं, किससे पूछेंगे जी कितने किस्म के मासेज होते हैं, वो आप पे हंसेंगे, कहेंगे मास तो एक ही होता है, मास कभी चेंज थोड़ी होता है, मास तो एक ही होता है, कितने किस्म के क्या मतलब। तो आप उन्हें कहिएगा 2 किस्म के मास होते हैं। अगर मास को ग्रेविटेशनल लॉ से मालूम किया जाए तो उसे कहा जाएगा ग्रेविटेशनल मास, और जो दूसरा मास होगा दैट विल बी इनर्शियल मास। तो आज के बाद आपको पता लग गया देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मासेस, एक मास होगा ग्रेविटेशनल मास और एक मास होगा इनर्शियल मास। अब ग्रेविटेशनल मास देखें, द मास विच इज मेजर्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। मतलब एक मास, किसी भी बॉडी का मास अगर आप इस फॉर्मूला से मेजर करेंगे तो वो जो मास आएगा उसे आप इनर्शियल मास नहीं कहेंगे, उसे आप कहेंगे ग्रेविटेशनल मास। पर हां, अगर आपने F इज इक्वल टू ma यूज किया, F इज इक्वल टू ma यूज कर लिया, तो ये तो न्यूटन सेकंड लॉ है, ये ग्रेविटेशनल लॉ थोड़ी है। अगर ग्रेविटेशनल लॉ यूज करेंगे, जो मास मेजर होगा दैट विल बी ग्रेविटेशनल मास। न्यूटन सेकंड लॉ यूज करेंगे दैट विल बी इनर्शियल मास। तो हमारे पास 2 किस्म के मास होते हैं, ग्रेविटेशनल मास, इनर्शियल मास। ग्रेविटेशनल मास जो ग्रेविटेशनल फोर्स से मालूम करें, और इनर्शियल मास जो न्यूटन सेकंड लॉ से या दूसरे तरीकों से आप मेजर कर सकते हैं। मैंने नोट भी लिखा है, बोथ आर इक्विवेलेंट, दोनों मासेस इक्वल होते हैं, सिर्फ इनका मेथड टू मेजर, मेथड टू मेजरमेंट इज डिफरेंट। तो दोनों मासेस सेम है, याद रखने, चाहे वो ग्रेविटेशनल मास हो चाहे वो इनर्शियल मास हो। ठीक है, इनको याद रखना है एमसीक्यूज के तौर पे, डिस्क्रिप्शन ईच एंड एवरीथिंग। स्क्रीनशॉट लें,
नोट करें, नेक्स्ट टॉपिक इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।